नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने समाजवाद के मूल सिद्धांत या मूल्य मान्यताओं के विषय में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम समाजवाद का मूल्यांकन, जिसमें समाजवाद के गुण व दोष दोनों की चर्चा करेंगे। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि विश्व के आज वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश में अनेक नामों से जानी जाती है, जिसमें लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, संघ समाजवाद, अफ्रीकी समाजवाद, इस्लामिक समाजवाद, अनेक रूप इस समाजवाद के बाहर निकल कर आए और उनका मूल जन्म समाजवाद के ही कारण हो पाया था। समाजवाद की जो विचारधारा है उसमें बहुत गुण हैं। समानता पर विशेष जोर दिया जाता है, लेकिन समाजवाद की स्थापना व इसके जो मूल उद्देश्य हैं उनको लागू करने में जो कठिनाइयाँ या जो मुश्किलें हैं वो व्यवहारिकता पर आधारित न होकर एक काल्पनिक हैं। इसलिए इसके गुण और दोषों की दोनों पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पहले हम समाजवाद के गुण या उसके महत्व के बारे में बात करेंगे। समाजवाद के गुण क्या हैं और अवगुण क्या हैं? समाजवाद का पहला जो गुण या महत्व है वो है यह सामान्य कल्याण पर आधारित विचारधारा है। समाजवाद का सबसे बड़ा गुण यह है या जो महत्व है वो यह है कि ये सामान्य कल्याण पर आधारित विचारधारा है। यह किसी वर्ग विशेष के हितों की रक्षा नहीं करता, बल्कि समाज के सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा करता है। यह निर्धनों एवं दुर्बलों के लिए सहानुभूति की भावना जागृत करता है, सताए हुए व्यक्तियों के लिए न्याय की मांग करता है, सामाजिक सेवा व सार्वजनिक सहायता के लिए अपील करता है। ये समाजवादी विचारधारा का पहला गुण है। और इस समाजवाद के मूल्यांकन के क्योंकि चैप्टर बड़ा है, गुण दोषों में इसका मूल्यांकन किया गया है, इसलिए इसके दो पार्ट बनाए गए हैं। पहले पार्ट में हम समाजवाद के गुण और अवगुण दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, और जो दूसरा पार्ट है उसमें केवल इसके जो दोष हैं या अवगुण हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो इसका गुण है वो है ये सामान्य कल्याण पर आधारित विचारधारा है। दूसरा, यह व्यक्ति को विकास के साधन उपलब्ध कराता है। समाजवाद ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें किसी का शोषण नहीं होता। इस व्यवस्था में सबको विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। यह सबकी स्वतंत्रता व समानता को बनाए रखता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्व तथा गौरव को महत्व दिया जाता है। यानी कि इसमें किसी वर्ग विशेष या निर्धन और धनिक का कोई भेद नहीं है। ये सबके यानी कि मानव के विकास के साधन उपलब्ध सभी को करवाता है। तीसरा जो महत्व की बात है या इसका गुण है, इसने पूंजी व्यवस्था की बुराइयों का अंत किया है। समाजवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयों
जिसमें शोषण, अन्याय तथा असमानता हैं को समाप्त करती है। यह व्यवस्था धन का केंद्रीकरण नहीं होने देती। इस व्यवस्था में उद्योगों से प्राप्त लाभों को सामान्य सेवाओं में लागू किया जाता है या सामान्य कल्याण के लिए उसको खर्च किया जाता है। इसमें आय में गंभीर असमानताएं नहीं आती हैं। इस व्यवस्था में पूंजीवाद की कमियों या दोषों को दूर किया जाने का प्रयास किया जाता है तथा संपत्ति का वितरण समानता स्थापित करने के आधार से किया जाता है। नंबर 4 जो इसका महत्व या गुण है वो है इसमें निजी पूंजी को समाप्त कर सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि की जाती है। समाजवाद निजी पूंजी को समाप्त कर समाज को उससे उत्पन्न होने वाली बुराइयों से बचाता है। यह उत्पादन के मुख्य साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित चाहता है। भूमि तथा खदानों या प्राकृतिक संसाधनों का सामाजिकरण कर यह उनसे होने वाले लाभ को सामान्य कल्याण पर खर्च करता है। नंबर 5 इसमें श्रमिकों की दशा में सुधार किया जाता है या इसमें श्रमिकों के कल्याण की बात की जाती है। समाजवाद में उन लोगों को जो वर्षों से दासता की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जिन्हें निर्धनता, अज्ञानता, अनभिज्ञता व अशिक्षा से घिरे हुए थे, उनको मुक्ति दिलाई है। उन्होंने न केवल उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित किया है बल्कि उन्हें समानता का दर्जा भी दिया गया है। इसमें श्रमिकों की दशा सुधारने के साथ साथ उनके आर्थिक हितों को, उनके सामाजिक हितों को और समानता को महत्व देकर श्रमिकों की दशा में सुधार किया है। नंबर 6 जो इसका गुण या महत्व है इसमें प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को अपनाया गया है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता में किसी एक पक्ष विजयी होता है, दूसरा पक्ष पराजित होता है और पराजित के साथ शोषण और अन्याय भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इसलिए समाजवाद की जो विचारधारा है उसमें प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को अपनाया गया है। समाजवाद ने स्वतंत्र प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग पर, निजी संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक व सामाजिक संपत्ति पर और उत्पादन में लाभ के स्थान पर सेवा की भावना को अपनाने पर बल दिया है। सार्वजनिक कल्याण के लिए राज्य को अनेक कार्य करता है। वह समाजवादी विचारधारा के विकास का ही परिणाम है। जो वर्तमान में कल्याणकारी इस राज्य की जो अवधारणा विश्व के राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलती है उसमें समाजवाद के दर्शन मिलते हैं। चाहे वो लोकतांत्रिक समाजवाद हो, चाहे श्रमिकों के लिए श्रमिक संघवाद हो, श्रेणी समाजवाद हो, समष्टिवाद हो या साम्यवादी समाजवाद हो या अफ्रीकी समाजवाद हो। इन सब में जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना को विकसित करने में जो योगदान समाजवाद का है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। नंबर 7 और अंतिम जो इसका गुण है वो है इसने प्रजातंत्र को वास्तविक प्रजातंत्र बनाया है। प्रजातंत्र तब तक वास्तविक प्रजातंत्र नहीं हो सकता जब तक नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती। समाजवाद ने समाजवादी नीतियों को अपनाकर सर्वसाधारण या आम जनता को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया है और यदि समाजवाद को प्रजातंत्र का आर्थिक पूरक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये सही भी है कि जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं हो या आर्थिक स्वाधीनता नहीं हो तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं होता है
उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो केवल मात्र एक छलावा मात्र माना जाता है। ये हमने कुछ समाजवाद के मूल्यांकन में समाजवाद के गुण या उसके महत्व के बिंदुओं की चर्चा की। अब हम समाजवाद के अवगुण या दोषों पर बात करेंगे। समाजवाद के जहाँ अनेक प्रशंसक हैं, वहीं इसके आलोचकों की भी कमी नहीं है। इसको अव्यावहारिक मनोवैज्ञानिक कहकर इसकी आलोचना की गई है। बेवल के शब्दों में समाजवाद वास्तव में दर्शन का एक पूरा संसार है। ये सही है, क्योंकि समाजवाद के अनेकों रूप आज विश्व के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं में देखने को पाए जाते हैं। यद्यपि उनके रूप अलग अलग हैं, लेकिन समाजवाद ने कोई ऐसा क्षेत्र मानव जीवन के लिए नहीं छोड़ा है जिसमें उसके दर्शन का उसके दर्शन का कहीं उसका औचित्य नहीं दिखता हो या उसका दर्शन नहीं होता, समाजवाद के मूल्यों को नहीं अपनाया गया हो। ये धर्म के क्षेत्र में नास्तिकता का, राज्य के क्षेत्र में जनतंत्रात्मक गणराज्य का, उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक समष्टिवाद का, नैतिकता के क्षेत्र में एक अत्यंत व अनंत आशावाद का, और आध्यात्मिक क्षेत्र में एक प्रकृतिवादी भौतिकवाद का, तथा पारिवारिक एवं व्यवहारिक बंधनों के अंत का काम समाजवाद के द्वारा किया गया है, जो कि मानव कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी इस समाजवाद विचारधारा की आलोचना के कई कारण रहे हैं, कई अवगुण हैं, जिनकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। पहले जो आलोचना का बिंदु है वो है समाजवाद सर्वसत्तावाद की प्रथम सिद्धि है। आलोचकों का कहना है कि प्रजातंत्र और लोक कल्याण के नाम पर समाजवाद राज्य के हाथों में अत्यधिक सत्ता को केंद्रित कर देता है। सत्ता का केंद्रीकरण न केवल सर्वसत्तावादी प्रकृति को जन्म देता है, तथा जो सत्ता का प्रयोग करते हैं उन्हें भी भ्रष्ट कर देती है। इसमें प्रजातांत्रिक प्रणालियों और व्यक्तियों की स्वतंत्रता को खतरा बना रहता है। जो पहला अवगुण या पहली आलोचना इसकी की गई है कि समाजवाद सर्वसत्तावाद की प्रथम सीढ़ी, इसको बताया गया है और इस आधार पर बताया गया कि सर्वसत्तावाद समाजवाद द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में आ जाता है। दूसरा जो अवगुण या इसकी आलोचना का जो बिंदु है वो है राज्य कर्मचारी नागरिक हितों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। समाजवादी व्यवस्था में यह मान लिया जाता है कि राज्य व्यक्तियों के हितों को समझता है और उनकी सुरक्षा करता है, परंतु वास्तविकता यह है कि राज्य कर्मचारी जो राज्य शक्ति का प्रयोग करता है, लोगों की आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को समझने में न केवल असमर्थ होते हैं बल्कि उनके प्रति उदासीन भी दिखते हैं या उदासीन हो जाते हैं। व्यक्ति अपने आर्थिक हितों को स्वयं अच्छी तरह समझता है, राज्य उनकी रक्षा कर सकता है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। जो दूसरा आरोप लगाया है वो है कि राज्य कर्मचारी नागरिक हितों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि पहली आलोचना में ही समाजवाद का जो आलोचना का बिंदु है वो सर्वसत्तावाद का है, और सर्वसत्तावाद की प्रथम सीढ़ी उसको जब मान लिया गया तो आलोचकों के द्वारा राज्य कर्मचारी के प्रति जो एक विचारधारा बनी वो है कि नागरिक हितों के प्रति, नागरिकों के या आम जनता के हितों के प्रति राज्य कर्मचारी उदासीन, अकर्मण्य और भ्रष्टाचार युक्त हो जाते हैं। नंबर 3 जो आलोचना का बिंदु है, समाजवाद कार्य की प्रेरणा के तत्वों को नष्ट कर देता है। आलोचकों का कहना है कि समाजवाद कार्य की प्रेरणा और उत्साह के स्रोतों को समाप्त कर देता है। मनुष्य में कार्य की प्रेरणा का मुख्य स्रोत व्यक्तिगत लाभ होता है।
उसकी अपनी स्वयं की पूंजी होती है। मौलिकता और दक्षता अपने श्रेष्ठता का पुरस्कार चाहती है। कार्य की जो प्रेरणा या मेहनत की जो प्रेरणा का मुख्य स्रोत जो है वो व्यक्तिगत लाभ होता है, और मौलिकता और दक्षता अपनी श्रेष्ठता का पुरस्कार चाहती हैं। ये सही बात है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है या किसी भी कार्य में दक्ष है, श्रेष्ठ है, वो उसका पारितोषिक पुरस्कार चाहता है। परंतु जहाँ कुशलता अकुशलता के समान समझी जाती हो, अर्थात जहाँ बुद्धिमान परिश्रमियों और मेहनतियों को आलसियों और अन्य अयोग्यों के समान समझा जाता है, वहाँ प्रेरणा उदासीनता में और कुशलता अकुशलता में बदल जाती है। इस कारण स्फूर्ति में शिथिलता, साहस की समाप्ति, आविष्कार में कमी, उद्योगों में स्थिरता आ जाएगी, जिससे उन्नति व उत्पादन में नुकसान होगा। क्योंकि समाजवाद सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने की बात कहता है, तो इसमें जो बुद्धिमान हैं, परिश्रमी हैं, जो किसी कार्य में अपनी श्रेष्ठता रखते हैं, यदि उनके श्रेष्ठता का या उनकी योग्यता का उनको पर्याप्त पारितोषिक या उनको पुरस्कार नहीं मिलेगा और सभी के समान उनको समझा जाएगा, तो वो अकुशल भी हो जाएंगे, उदासीन भी हो जाएंगे, शिथिल भी हो जाएंगे, और इनका परिणाम फिर उत्पादन और उन्नति में नुकसानदायक होगा। नंबर 4 जो आलोचना का बिंदु है, अकुशलता के कारण गुणवत्ता व उत्पादन में कमी। चूँकि ये बात सही है कि अकुशलता निश्चित रूप से गुणवत्ता में कमी करती है, और गुणवत्ता में कमी के साथ साथ उत्पादन में भी कमी होती है। राज्य कर्मचारियों की उदासीनता न केवल उत्पादन में कमियां लाती है, बल्कि उसके गुणों में भी कमी ला देती है। जहां प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी, वहां वस्तुओं के गुणों में कमी स्वाभाविक है। समाजवाद भूल जाता है कि स्पर्धा कार्य की प्रेरणा का सर्वोत्तम साधन है और कला के विकास का सर्वोत्तम आधार है। इस तरह समाजवाद व्यक्ति को आलसी और अकर्मण्य बनाता है, क्योंकि समाजवाद प्रतिस्पर्धा के स्थान पर या प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग की बात करता है। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी, तो मनुष्य कुशल होते हुए भी अकुशल हो जाएगा। वो चाहे राज्य का कर्मचारी हो, चाहे सामान्य श्रमिक हो, चाहे सामान्य उद्योगपति हो, अगर उसके लाभ की कमी होगी, उसके उद्देश्य जो कि अपनी अलग पहचान जो श्रेष्ठता के रूप में है, उसको साधारण ही समझा जाएगा, तो उसकी श्रेष्ठता में कमी होगी, और वो श्रेष्ठता के कारण जो उसका कार्य होगा, उस कार्य में भी अकुशलता के कारण उत्पादन में कमी होगी। नंबर 5 जो आलोचना का बिंदु है, समाजवाद लाल फीताशाही व भ्रष्टाचार को बढ़ाता है। समाजवाद राज कर्मचारियों के महत्व को अनावश्यक व आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा देता है। जैसे जैसे राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार होता है, वैसे वैसे कर्मचारियों के हाथों में शक्तियाँ केंद्रित हो जाती हैं। शक्ति के आ जाने से कर्मचारी भ्रष्ट हो जाते हैं। कुनबाप्रस्ती तथा पक्षपात का बोलबाला हो जाता है, तथा नौकरशाही अपना एक नवीन साम्राज्य स्थापित कर लेती है, जिसको लाल फीताशाही के नाम से जाना जाता है। और लाल फीताशाही जब आती है नौकरशाही में, तो भ्रष्टाचार स्वयं बढ़ने लगता है, क्योंकि ये एक तो कुनबापंथी या उसको अपना पैतृक या वंशानुगत अधिकार मान बैठते हैं, और उसमें पक्षपात का बोलबाला हो जाता है, जो कि समाजवाद का बहुत बड़ा अवगुण या दोष है। नंबर 6 समाजवाद में चरित्र का पतन होता है। राज्य के कार्यों में वृद्धि, प्रशासन में भ्रष्टाचार
तथा व्यवहार में उदासीनता न केवल कर्मचारियों के चरित्र का पतन करते हैं बल्कि साधारण नागरिकों के चरित्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इस तरह सामान्य चरित्र का पतन होने लगता है। जब राज्य के कार्यों में वृद्धि होती है तो वो प्रशासन में भ्रष्टाचार और व्यवहार में उदासीनता और कर्मचारियों के चरित्र को समाप्त करती है और उसका असर फिर आम जनता पर भी आता है। जनसाधारण भी फिर उन्हीं तरीकों को या उन्हीं कार्यों को करने लगती है जिससे समाज में चरित्र का पतन होने लगता है। नंबर 7 जो समाजवाद की आलोचना का बिंदु है, समाजवाद में अपव्यय की अधिक संभावना है। समाजवादियों ने पूंजीवादी व्यवस्था पर यह आरोप लगाया है कि इसमें विज्ञापनों व प्रचार पर अनावश्यक व्यय होता है, पर समाजवादी ये भूल जाते हैं कि पूंजीपति 10 व्यक्तियों से जितना काम लेता है वहाँ सार्वजनिक व्यवस्था में उसी काम को करने के लिए 40 से 50 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है या आवश्यकता हो जाती है। पूंजीवाद में व्यक्तिगत जोखिम होता है, सार्वजनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत नुकसान या जोखिम नहीं होता है। अतः समाजवाद में धन के अपव्यय की अधिक संभावना होती है। जब व्यक्तिगत लाभ और हानि की बात होती है तो व्यक्ति अपने कार्य में कम खर्च पर अधिक उत्पादन चाहता है, लेकिन जब सारी व्यवस्थाएं सार्वजनिक व्यवस्थाओं में तब्दील हो जाएंगी तो वो काम 10 व्यक्तियों का होने पर भी वो 10 व्यक्तियों से नहीं होगा, उसमें अत्यधिक श्रम खर्च करना पड़ेगा और अत्यधिक श्रमिक लगने के कारण उसका जो धन का वह अपव्यय अधिक होने की संभावना इसके आलोचना के रूप में बताई गई है। नंबर 8 जो समाजवाद की अगली आलोचना है, समाजवाद भौतिकवादी एवं अनैतिक सिद्धांत है। समाजवाद केवल भौतिक संबंधों पर जोर देता है, धार्मिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक संबंधों पर बल नहीं देता। इस तरह समाजवादी उपयोगितावादी, अवसरवादी और भौतिकवादी होते हैं। इस व्यवस्था से में सत्य व न्याय के किसी शाश्वत नियम की अपील नहीं की जाती। डेविडसन का विचार है कि धनिकों की जेब काटकर निर्धनों की जेब भरना अन्यायपूर्ण है, वह सामाजिक लूट है। समाजवाद यह समझने में भी असफल रहा कि जहाँ मानव में लाभ वृत्ति विद्यमान होती है वहाँ उसमें सेवा, त्याग, बलिदान, प्रेम, सहयोग आदि की भावनाएं भी विद्यमान रहती हैं। अनैतिक इस रूप में जो आलोचना का 8वां बिंदु है, समाजवाद भौतिकवादी एवं अनैतिक सिद्धांत है, क्योंकि एक तो ये धनिकों की जेब काटकर निर्धनों की जेब भरने का काम करता है जो अन्यायपूर्ण है। इसको सामाजिक लूट भी कहा जाता है और इस बात को समाजवाद समझने में असफल रहा है कि मानव में सेवा, त्याग, बलिदान, प्रेम और सहयोग की भावना भी मूल रूप से उसमें पाई जाती है, लेकिन समाजवाद विचारधारा इसको भूल जाती है। नवीं जो आलोचना का बिंदु है वो है समाजवाद एक संकीर्ण विचारधारा है। समाजवाद मानव के केवल एक पहलू पर जोर देता है, यह जीविकोपार्जन तक सीमित है। समाजवाद यह भूल जाता है कि जीवन की सुंदरता और अच्छे जीवन का भी अपना एक महत्व होता है। केवल पेट भरना ही मानव का उद्देश्य नहीं होता। समाजवाद उन चीज़ों की व्याख्या ही नहीं करता जिनसे मानव में सुंदरता या सौंदर्य वेदना का विकास होता है। नंबर 10 जो आलोचना का बिंदु है, समाजवाद में उपभोक्ता की कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं। समाजवाद में राज्य ही उत्पादन, वितरण और विनिमय की व्यवस्था का निर्धारण करता है और
इन व्यवस्थाओं को करने के लिए राज्य कर्मचारियों की ज़रूरत होती है और पहले ही आलोचनाओं में बताया, पहले की आलोचना में इसका विस्तार से विवरण में किया जा चुका है कि राज्य कर्मचारी भ्रष्टाचार, उदासीन, अकुशलता से, क्योंकि सर्वसत्तावादी जब दृष्टिकोण उनके मन में आ जाएगा तो राज्य कर्मचारी की उदासीनता, अकर्मण्यता, अकुशलता और भ्रष्टाचार के कारण उपभोक्ताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। समाजवाद का मूल्यांकन, जिसमें हम समाजवाद के अवगुणों की या उसकी आलोचनाओं की चर्चा इस वीडियो में की है। पार्ट 2 में इसके समाजवाद की अन्य आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं और बाहर जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।